बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज 2 सितंबर 2019 को जो बात पेश कर रहा हूँ वो है एनआरसी और एनपीआर की। एनआरसी और एनपीआर पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मगर चिंतन करके कोशिश करने की ज़रूरत है। आज हम एनआरसी और एनपीआर को लेकर 104 पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जिसमें कोई न कोई पॉइंट आपके काम का भी होगा। इसलिए सारे पॉइंट को गौर से सुनें और उसको कागज पर नोट कर लें। पॉइंट 1, सुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एनपीआर के बारे में क्या कहा जा रहा है और एनआरसी के बारे में क्या कहा जा रहा है। पॉइंट 2, कुछ लोग कहते हैं कि पूरे देश के लिए एनपीआर और एनआरसी की बात अफवाह है। अगर उनकी बात सही है तो बहुत अच्छा होगा, और अगर उनकी बात गलत निकली तो फिर क्या होगा। पॉइंट 3, अपना धन दौलत, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ अपनी औलाद को हम देने वाले हैं। बस हमारा कहना है कि उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट दुरुस्त करके एक फाइल भी दे दी जाए, जो आपकी औलाद के लिए आगे चल करके हर मोड़ पर आसानी होगी। पॉइंट 4, कुछ लोग हमारी बात को ये कहकर रद्द करते हैं कि मैं लोगों को डरा रहा हूँ। तो अब आप लोगों को तय करना है कि आपको डरा कर जगाने वाला बेहतर है या मीठी मीठी लोरी सुनाकर आपको सुलाने वाला बेहतर है। पॉइंट 5, सरकार ने देश भर में नागरिकों के एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन पेश करने का निर्णय लिया है। उसका वक्त आगे पीछे हो सकता है, मगर वो लागू जरूर होगा। पॉइंट 6, एनपीआर का मकसद है कि देश में हर व्यक्ति का एक पहचान डेटाबेस तैयार हो, और डेटाबेस के साथ साथ जनसंख्या के साथ साथ बहुत सारा डिटेल शामिल होंगे। पॉइंट 7, एनपीआर होने के बाद सभी नागरिकों को स्मार्ट कार्ड देने का प्रस्ताव है, जो कि आधार कार्ड से अलग होगा। उसके बाद हर व्यक्ति को दूसरे किसी भी पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। पॉइंट 8, एनपीआर का मकसद है कि अपने देश में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द रहते हैं, और वो क्या करते हैं और कहाँ पर रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एनपीआर में नाम दर्ज होना बहुत ज़रूरी है, और 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले के लिए भी एनपीआर में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। पॉइंट 9, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन के काम को बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था, मगर पिछली सरकारों ने नहीं किया था, और अब मौजूदा सरकार करने जा रही है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। पॉइंट 9, एनपीआर कानून को आप कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते हैं और ना ही विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अपने नागरिकों की पहचान तय करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। पॉइंट 11, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में उसको दर्ज किया जाएगा जो किसी मुकाम पर पिछले 6 महीने या उससे अधिक रह रहा हो, या फिर
उस इलाके में 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहने का इरादा रखता हो। पॉइंट 12, एनपीआर का फॉर्म भरने जाने का मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय हो गए हो, बल्कि उसका मकसद यह है कि आप कौन हो और कहां पर हो। पॉइंट 13, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मतलब है कि आप भारतीय नागरिक हो या नहीं हो, इसकी खोज करना और उसका रिकॉर्ड बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। पॉइंट 14, एनपीआर रिकॉर्ड बनाते वक्त जो डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे उस डॉक्यूमेंट को एनआरसी कानून के तहत जांच किया जा सकता है और एनआरसी की जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आप भारतीय हो या भारतीय नहीं हो। पॉइंट 15, एनआरसी में उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के एनआरसी में मौजूद होगा या 1951 के किसी न किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में उनका नाम मौजूद होगा। पॉइंट 16, आप कितने भी सालों से भारत में रहते हो, मगर एनआरसी कानून के तहत आपकी खोजबीन करना है कि आप भारतीय हो या भारतीय नहीं हो। नंबर 17, अब अगर आप भारतीय हो तो आज़ादी के वक्त आपके पुरखे भारत में रहे होंगे और आपको यही प्रूफ करना है कि आज़ादी के वक्त आपके पुरखे भारत के नागरिक थे। पॉइंट 18, एक संशोधन के जरिए 1 जुलाई 1987 से लेकर दिसंबर 2003 के दरमियान जो भी बच्चा भारत में पैदा हुआ हो और उसके माँ या बाप में से कोई भी भारतीय हो, उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। पॉइंट 19, मतलब इस संशोधन का भी वही है, मकसद है कि आप अपने माँ बाप को भारत का नागरिक साबित करो और अगर ये साबित नहीं कर पाते हो तो आपको भी भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। पॉइंट 20, एक संशोधन के जरिए 2004 से आज तक जो भी भारत में पैदा हुआ है, जिसके माँ और बाप दोनों भी भारतीय हों या दोनों में से कोई एक गैर कानूनी तौर पर घुसपैठिया ना हो, उनका बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा। पॉइंट 21, इस संशोधन का भी वही मकसद है कि आप अपने माँ या बाप किसी एक को भारत का नागरिक साबित करो और ये भी साबित करो कि माँ और बाप में से कोई भी घुसपैठिया नहीं है। अगर ये साबित नहीं कर पाते हो तो वो बच्चा भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। पॉइंट 22, ये सब बातें कानून में हैं और हकीकत भी है और उस पर ईमानदारी से अमल होना चाहिए, मगर गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार के कारण जमीनी हकीकत बिल्कुल ही उलट है। पॉइंट 23, संविधान और कानून पर ईमानदारी से अमल हो तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, मगर देश में जिस तरह की गंदी राजनीति हो रही है उससे आपको जरूर परेशानी होगी। पॉइंट 24, संविधान और कानून के हवाले देकर लोग बात करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना दिल्ली
रविदास मंदिर को तोड़ना, दंगा फसाद करना, ये सब संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया गया अमल है, जो गंदी राजनीति कर चुकी है और कर रही है। पॉइंट 25, कानून का हवाला देकर लोग बात करते हैं। उनको बताना चाहता हूं कि खुलेआम हथियार लहराना, खुलेआम किसी धर्म को गाली देना, खुलेआम मॉब लिंचिंग करके वीडियो बनाना, खुलेआम जबरदस्ती नारा लगवाना, खुलेआम संविधान को जलाना, ये सब संविधान और कानून के खिलाफ का अमल है, मगर गंदी राजनीति ये सब भी कर रही है। पॉइंट 26, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अवाम के बीच आकर, मीडिया के बीच आकर ये बयान दे चुके हैं कि मौजूदा गंदी राजनीति से संविधान, कानून और देश के लोकतंत्र को खतरा है। पॉइंट 27, अगर संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईमानदारी से अमल होता तो आसाम की हालत ऐसी नहीं होती, क्योंकि वहां पर जिनको बांग्लादेशी बताया गया है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो सब इंडियन हैं और वो लोग दूसरे स्टेट के भी हैं और पिछड़े वर्ग से हैं, गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। पॉइंट 28, आसाम एनआरसी पर हमने कई साल पहले फैक्ट फाइंडिंग किया है। उसको सुनने के लिए यूट्यूब के इस लिंक पर आए, https://YUTUBE/YK-G7YG90HPLS। पॉइंट 29, आप लोग को बताना चाहता हूं कि दिक्कत का कारण डॉक्यूमेंट तो है ही, मगर उसके साथ बहुत से कारण और भी हैं। बहुत तरह की बदमाशियां हैं जिसको समझना जरूरी है। पॉइंट 30, एनपीआर मुहिम में सभी लोग शामिल होंगे, सभी लोग को शामिल किया जाएगा, इसलिए वो शांति से गुजर जाएगी। और जब सब लोग शांत हो जाएंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट की चेकिंग के नाम पर एनआरसी को चोर दरवाजे से कुछ खास तबकों पर लागू किया जा सकता है। पॉइंट 31, देश में गंदी राजनीति हो रही है, इसलिए एनपीआर के साथ या उसके बाद में एनआरसी की आफत भी आ सकती है, इसलिए कागजी तैयारी पूरी कर लें। नंबर 32, कागजी तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो ये कागजात आसानी से कम खर्च में हासिल हो जाएंगे, क्योंकि पूरा देश कागजों के दौड़ में होगा तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना अफरा तफरी का आलम होगा। पॉइंट 33, हो सकता है कि सरकारी अधिकारी आपको कागजात देने से इनकार कर दें कि ये रजिस्टर गुम हो गया है या वो नष्ट हो गया है। पॉइंट 34, हो सकता है कि जिस अधिकारी के हाथ में आपका मामला आया हो और वो इंसानी हमदर्दी रखने वाला हो तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो संविधान और कानून पर अमल करके आपकी पहचान करेगा। पॉइंट 35, हो सकता है कि किसी बदमाश और गंदी राजनीति से प्रभावित और फिरका परस्त अधिकारी के हाथ में आपका मामला आ गया है तो आपको परेशान कर सकता है।
पॉइंट 36, अभी तक की जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच होना है और इसका समय आगे पीछे भी हो सकता है, मगर होगा जरूर। पॉइंट 37, एनपीआर का फॉर्म घर के मुखिया की तरफ से भरा जाएगा। उसमें परिवार के हर व्यक्ति का अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एनआरसी के फॉर्म परिवार के हर व्यक्ति की तरफ से अलग अलग भरा जाएगा। पॉइंट 38, घर के मुखिया की तरफ से एनपीआर के फॉर्म में ये डिटेल भरा जाएगा। पिता का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, मर्द है या औरत, पैदाइश का मुकाम, जन्म की तारीख, शादीशुदा है या कुंवारा है, करंट रेसिडेंस एड्रेस, परमानेंट रेसिडेंटल एड्रेस, रहने की पीरियड, कारोबार क्या है, तालीमी काबिलियत क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, फोटोग्राफ के साथ 10 उंगलियों के निशान व दोनों आंखों की आइरिस इमेज भी शामिल है। पॉइंट 39, फॉर्म को भरने वाले को अपना सही नाम लिख कर दो और देखो भी कि आपका नाम सही से भरा जा रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर गलती हुई तो सुधारने में बहुत मुश्किल होगी और आगे जाकर परेशानी होगी। पॉइंट 40, हमें सबसे पहले ये करना है कि जहाँ 1951 से पहले आपका परिवार रहता था उस तहसील या जिला कार्यालय से जाकर 1951 की जनगणना रजिस्टर से अपने बाप दादा के नाम के पन्ने की नकल लेनी है। पॉइंट 41, ऐसे कागजों की तलाश करें जो ये साबित करते हों कि 1951 के वक्त आपका परिवार यहीं था, भले ही वो कागजात आपके बाप दादा पर हुई किसी पुलिस या अदालती कार्रवाई का ही क्यों ना हो, या और भी कोई डॉक्यूमेंट हो जो सरकार की तरफ से साबित करता हो। पॉइंट 42, आपके बाप दादा दुनिया में नहीं हो और उनके डॉक्यूमेंट भी आपके घर में नहीं हो, मगर मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा। ये हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट आप तलाश कर रहे हो वो ना मिले, मगर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर मिलेगा जो आपके बाप दादा को भारतीय होने का सबूत देगा। पॉइंट 43, जिनके पास 1951 में ज़मीन थी तो उस ज़मीन को पुराने कागजात निकाल कर रख लें। इसमें भी नामों में उपनामों में मेल नहीं होगा, क्योंकि पहले सरनेम नहीं लिखा जाता था और अब लिखा जाता है। ये भी दिक्कत का बड़ा कारण है, मगर इसके लिए गजट कराकर अपना नाम दुरुस्त कराया जा सकता है। पॉइंट 44, बाप दादा के नाम से आपको कड़ियाँ जोड़नी है। मतलब किसी डॉक्यूमेंट में दादा का नाम है तो दादा के नाम से बाप को जोड़ना है और फिर बाप के नाम से आपको जोड़ना है और आपके नाम से आपके परिवार को जोड़ना है और कागजी तौर पर जोड़कर आपकी नागरिकता साबित करनी है। पॉइंट 45, ये भी देखना है
कि 1951 की जनगणना रजिस्टर में दर्ज बाप या दादा के नाम से आपका नाम मेल भी खाता हो। पॉइंट 46, मसलन आज आपका नाम शेख शब्बीर है और सरकारी रिकॉर्ड में बाप दादा को शेख के बजाय मोहम्मद या सैयद पठान के रूप में दर्ज किया गया हो, तो प्रशासन आपके रिश्ते को खारिज कर सकता है। पॉइंट 47, किसी डॉक्यूमेंट में आपका नाम इब्राहिम है, IBRAHIM, इब्राहिम है। किसी डॉक्यूमेंट में आपका नाम IBRAHEEM है, इब्राहिम है, इब्राहिम है। किसी का नाम परवीन है, PRAVEEN, परवीन है, और किसी डॉक्यूमेंट में PARVIN, प्रवीण है, तो आप लोग को एक एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 व्यक्ति मानकर सही नहीं माना जाएगा। पॉइंट 48, अगर किसी के नाम अपने बाप दादाओं के नाम से मेल नहीं खाते हैं तो आज ही अपने नाम को एक जैसे करने के लिए उसका गजट डिपार्टमेंट में सबमिट करके गजट निकालें और गजट करवाने के लिए आपको एफिडेविट देना होगा। पॉइंट 49, गजट निकालने के बाद उसके मुताबिक आपके सभी डॉक्यूमेंट के गलत नाम दुरुस्त करवा सकते हो, मगर याद रखें कि पुराने डॉक्यूमेंट में पुराना ही नाम रहेगा, मगर मौजूदा नाम बदल सकते हो। हमारे परिवार के नाम में भी गड़बड़ी थी, मगर हमने गजट करवाकर सबके नाम दुरुस्त करा लिए हैं। पॉइंट 50, अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो जिस नाम से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो उसी नाम को कायम रखें और बच्चों के स्कूल के नाम को भी ध्यान में रखें और गजट निकालने के बाद गलत नाम को दुरुस्त करवा लें। पॉइंट 51, अगर गजट करवा लेते हैं और उस गजट का फायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ पर आपके नाम में फर्क होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, गजट के सहारे आपके सभी डॉक्यूमेंट दुरुस्त करवा सकते हो। पॉइंट 52, जमीन का और घर के प्रॉपर्टी का नंबर पहले का अलग होंगे और अभी के नंबर अलग होंगे, मगर पुराने नंबर के मुताबिक नए नंबर मिल जाएंगे आपको। पॉइंट 53, हर तहसील और ज़िला में मुहाफिज घर मतलब डॉक्यूमेंट स्टोर रूम होता है और उसमें आपकी कई पीढ़ी का कुटुंब रिकॉर्ड होता है, मतलब खानदानी सिलसिला मौजूद रहता है। पॉइंट 54, ये बात याद रखना है कि पहले ज़्यादातर डॉक्यूमेंट उर्दू में लिखे जाते थे और उसको महफूज घर में यानी डॉक्यूमेंट स्टोर रूम में रखा जाता था। उर्दू के डॉक्यूमेंट को मुकामी भाषा में करना सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने किया भी होगा, जो कि आपको महफूज घर में उपलब्ध होगा।
पॉइंट 55, जहां पर उर्दू डॉक्यूमेंट को मुकामी भाषा में नहीं बदला गया होगा तो इस वक्त जो लोग ड्यूटी पर हैं उनको उर्दू नहीं आती होगी, तो ऐसे लोग से आपका डॉक्यूमेंट निकालना मुश्किल होगा। अगर हम लोग सरकार से गुजारिश करें कि महफूज घर में उर्दू जानने वाला रखा जाए तो लोगों को डॉक्यूमेंट मिलने में आसानी होगी, और अगर सरकार उर्दू जानने वाले का बंदोबस्त नहीं करती है तो बाहर से किसी की मदद लेनी होगी, वरना डॉक्यूमेंट निकालने में आपको मुश्किल होगी। पॉइंट 57, गांव छोड़कर शहर में रहने वाले लोग को उनके गांव के सरकारी डिपार्टमेंट से उनके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। पॉइंट 58, मां का रिकॉर्ड उनके मैके से लेना होगा। पॉइंट 59, बीवी का रिकॉर्ड उसके मैके से लेना होगा। पॉइंट 60, बहू का रिकॉर्ड उसके मैके से लेना होगा। पॉइंट 61, जिनको किसी ने गोद लिया है उनको गोद लेने का डॉक्यूमेंट लगेगा, और उनका भी अपने पुराने वालिद और दादा और खुद का डॉक्यूमेंट लगेगा। पॉइंट 62, जो लोग घर जमाई बने हैं उनके दादा और बाप का डॉक्यूमेंट लगेगा, मगर एड्रेस प्रूफ मौजूदा मुकाम का लगेगा। पॉइंट 63, जिसकी परवरिश किसी रिश्तेदार के पास हुई है उनका भी अपने वालिद और दादा और खुद का डॉक्यूमेंट लगेगा, और जहां पर परवरिश हुई है वहां के एड्रेस प्रूफ लगेगा। पॉइंट 64, जो लोग किसी तरह के अपाहिज हैं उनका भी अपने वालिद और दादा और खुद का डॉक्यूमेंट लगेगा और मुकामी एड्रेस प्रूफ लगेगा। पॉइंट 65, भिखारी लोग का भी अपने वालिद और दादा और खुद का डॉक्यूमेंट लगेगा और मुकामी एड्रेस प्रूफ लगेगा। जिसने धर्म परिवर्तन किया है उसको धर्म परिवर्तन करने का डॉक्यूमेंट लगेगा, और पहले के बाप दादा के डॉक्यूमेंट लगेंगे और मौजूदा एड्रेस प्रूफ लगेगा। पॉइंट 67, आपके परिवार के 5 साल के बच्चे से लेकर जितने लोग आपके परिवार में हैं उन सब की अलग अलग फाइल बना लें। पॉइंट 68, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जमा करके उसकी फाइल बना लें और खुद ही अपने डॉक्यूमेंट में गलती तलाश करें, और गलती मिलने के बाद हमको फ़ोन करें और उस गलती को सुधार करने का रास्ता हम बताएंगे। पॉइंट 69, अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें तो आपको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी अधिकारी की बदमाशी के कारण मजबूरी में अदालत जाने की नौबत आती है तो अपने वकील से हमारी बात कराओ, हम आपके वकील को भी कुछ सुझाव देंगे। पॉइंट 70, जो लोग अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करने में लापरवाही बरतेंगे उनको सजा भी हो सकती है, और उनको अदालत जाना ही पड़ेगा, और जब अदालत जाना पड़ेगा तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी।
पॉइंट 71, किसी हाई प्रोफाइल मजहबी लीडर या हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडर के पास आप नहीं जाएं और उनके जरिए अदालत भी नहीं जाएं, बल्कि आप अपना मामला खुद हैंडल करें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो छोटे छोटे सोशल वर्कर से मदद लेने की कोशिश करें। पॉइंट 72, हाई प्रोफाइल मजहबी लीडर और हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडरों ने आसाम के लोगों का केस बिगाड़ दिया है, वरना आसाम में इंडियन को बांग्लादेशी नहीं बनाया जा सकता था। पॉइंट 73, आसाम की एनआरसी की फाइनल लिस्ट 31 अगस्त 2019 को जाहिर हो चुकी है और 19,06,657 लोग को लिस्ट से बाहर किया गया है। इस लिस्ट के जरिए किसी जाति बिरादरी का खुलासा नहीं हुआ है, मगर कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए जात बिरादरी का अलग अलग आंकड़ा पेश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पॉइंट 74, मुकामी और गैर मुकामी का आंदोलन दूसरे भी कई स्टेट में भी हो चुके हैं, मगर हिंदू मुस्लिम का आंदोलन नहीं हुआ है, बल्कि उनके साथ मुस्लिम भी खड़ा रहा है। आसाम का आंदोलन भी मुकामी और गैर मुकामी का आंदोलन था और उसको हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर खड़ा किए थे, मगर उसको देसी और विदेशी का रंग दिया गया और अब उसको हिंदू मुस्लिम का भी रंग दिया गया है। पॉइंट 76, 31 अगस्त 2019 को आसाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने की आवाज़ उठने लगी है और तेलंगाना और दिल्ली बीजेपी की तरफ से आवाज़ उठाई जा चुकी है। पॉइंट 77, बांग्लादेश आसाम से करीब है, इस कारण वहाँ की गंदी राजनीति आसाम के इंडियन लोगों को बांग्लादेश के घुसपैठिए बना रही है। पॉइंट 78, पूर्व उत्तर के राज्य में जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह में देश के दूसरे प्रांत से काम करने के लिए आए हुए लोगों से भी चिटपुट तरीके से इंडियन होने का सबूत मांगा जाता है, मगर अभी तक गंदी राजनीति की तरफ से कोई आंदोलन नहीं हुआ है, इसलिए खबर बाहर नहीं आती है। पॉइंट 79, नेपाल भी यूपी और बिहार से करीब है, तो इस कारण वहाँ की गंदी राजनीति कभी भी यूपी और बिहार के इंडियन लोग को भी नेपाली घुसपैठिए बना सकती है। पॉइंट 80, बर्मा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से करीब है, इसलिए वहाँ की गंदी राजनीति हरकत में आई तो वहाँ के इंडियन लोगों को भी बर्मा के घुसपैठिए बना सकती है। पॉइंट 81, पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान और पंजाब के करीब है, तो वहाँ की अगर राजनीति, गंदी राजनीति हरकत में आई तो वहाँ के इंडियन लोग को भी पाकिस्तानी घुसपैठिए बना सकती है। पॉइंट 82,
इसमें कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो चलेंगे, वो हम आपके पेश कर रहे हैं। खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, खुद का इलेक्शन कार्ड, खुद का राशन कार्ड, खुद का पासपोर्ट, खुद का लाइसेंस, खुद का गवर्नमेंट सर्विस सर्टिफिकेट, खुद का कोर्ट रिकॉर्ड, खुद की ज़मीन जायदाद डॉक्यूमेंट, खुद की तालीमी सर्टिफिकेट, खुद का बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड। ये डॉक्यूमेंट, इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगेगी, और मगर NRC के लिए इन डॉक्यूमेंट को अपने पुरखों से जोड़ना होगा, वरना ये सभी डॉक्यूमेंट किसी काम के नहीं माने जाएंगे। तंजीमों से और सोशल वर्कर को संदेश है हमारा। पॉइंट 83, लोगों के डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए नीचे बताए हुए डिपार्टमेंट से संपर्क करें, और अगर जरूरत पड़े तो उन पर दबाव भी बनाएं। पॉइंट 84, जमीन और मकान के डॉक्यूमेंट को आवाम को उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार को लिखित में निवेदन दो और उन पर दबाव बनाओ। पॉइंट 85, आवाम को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए इलेक्शन रोल ऑफिस के अधिकारी को लिखित में दो और उन पर दबाव बनाओ। पॉइंट 86, आवाम को खानदानी सिजरा यानी कुटुंब रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुहाफिज घर अधिकारी को लिखित में दो और उन पर दबाव बनाओ। पॉइंट 87, देश भर के देहात में लेखपाल के पास परिवार रजिस्टर होता है, वो भी लोगों के डॉक्यूमेंट के काम आ सकते हैं, इसलिए वो हासिल करने के लिए लेखपाल को भी लिखित में दो और ज़रूरत पड़ने पर उस पर भी दबाव बनाओ। पॉइंट 88, आवाम को जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अधिकारी को लिखित में दो और हो सके तो उस पर दबाव बनाओ। पॉइंट 89, आवाम के मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अधिकारी को लिखित में दो और ज़रूरत पड़ने पर उन पर दबाव बनाओ। आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए अधिकारी को लिखित में दो और दबाव बनाओ। पॉइंट 91, पैन कार्ड में नाम सुधार के लिए अधिकारी को भी लिख कर दो और ज़रूरत पड़े तो उन पर भी दबाव बनाओ। पॉइंट 92, राशन कार्ड में नाम दुरुस्ती के लिए अधिकारी को भी लिख कर दो और ज़रूरत पड़ने पर उन पर दबाव बनाओ। पॉइंट 93, नगर पालिका में भी प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको तैयार रखने के लिए अधिकारी को लिखित में दो और ज़रूरत पड़ने पर उन पर भी दबाव बनाओ। पॉइंट 94, जिला कलेक्टर के पास में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको भी तैयार रखने के लिए जिला अधिकारी को लिखित में दो और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ भी दबाव बनाओ। पॉइंट 95, आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना और समय पर आपको उपलब्ध कराने के लिए डिपार्टमेंट कायम किए गए हैं, और तमाम कोशिश के बाद भी जो अधिकारी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो उसके खिलाफ
अदालत में फरियाद किया जाए, क्योंकि ऊपर लिखे हुए डॉक्यूमेंट हासिल करना आपका संवैधानिक अधिकार है। पॉइंट 96, अगर गंदी राजनीति से प्रभावित अधिकारी और फिरका परस्त अधिकारी ने आपका काम खराब कर दिया है तो आप उसके खिलाफ अदालत का सहारा लें, क्योंकि आपके मामले को दुरुस्त करना अदालत के अख्तियार में है। पॉइंट 97, सोशल वर्कर से गुजारिश है कि इन सब पर दबाव बनाने के वक्त हमको फ़ोन करें, क्योंकि दबाव बनाने की रूपरेखा बताने में हम आपकी मदद कर सकेंगे। पॉइंट 98, अगर अदालत में जाने की नौबत आती है तो अपने अपने वकील से हमसे बात कराओ, क्योंकि आपके वकील को भी हम कुछ सुझाव देना जरूरी समझते हैं। पॉइंट 99, लोगों को जानकारी देने के लिए जलसे में ऐलान करें। पॉइंट 100, गांव और मोहल्ले के लोगों को बुलाकर बताएं और इस वीडियो को भी सुनाएं। पॉइंट 101, इस वीडियो में कोई बात नहीं आ सकी है या आपको नहीं समझा है तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और हमारा फ़ोन नंबर ये है 9869569280। दूसरा नंबर है 9029341778 है। पॉइंट 102, फ़ोन पर हम उनको ही सुझाव देंगे जिसने मेहनत करके अपने डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई है, और जो लोग खुद के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनके लिए हमारा सुझाव का कोई भी मतलब नहीं हो सकता है। पॉइंट 103, हमने मेहनत करके आपको जानकारी भेजा है, अब आपसे गुजारिश है कि इस जानकारी को दूसरे लोग के पास भी आप भेजो। पॉइंट 104, आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लो, क्योंकि आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। जय हिंद।